बहुत से ऑक्सीकारक होते हैं, काफी अलग अलग केसेस हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता होगा, या एक काम करते हैं, बहुत ही फेमस अपन केस लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, HNO3, राइट। अगर शायद आपको यह चीज पता होगी कि HNO3 अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर आप लेते हैं, कॉन्क HNO3, राइट, सांद्र HNO3 अगर आप लेते हैं, राइट, तब ये NO2 में परिवर्तित होता है, राइट। अगर आपने यहां पर कॉन्क HNO3 लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क HNO3 अगर आप लेते हैं तो कॉन्क HNO3 NO2 में परिवर्तित होता है, राइट। अगर आप डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो डाइल्यूट HNO3 अगर आप लेंगे, HNO3 अगर आपने डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया है, राइट, तो उस सिचुएशन के अंदर यहां पर अलग अलग बन सकता है, राइट, यहां पर NO बन सकता है, राइट। अभी अपन उस पर नहीं जा रहे हैं कि वो कॉन्क है, डाइल्यूट है, राइट, बात को समझिएगा। अभी खास मैं आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स बताता हूं कि क्या होगा, राइट। जैसे कॉन्क HNO3 है तो NO2 बना, डाइल्यूट HNO3 है तो NO बन सकता है, राइट। और अगर वेरी डाइल्यूट है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है, राइट, वेरी डाइल्यूट अगर है, तनु, वेरी डाइल्यूट मतलब बहुत अधिक तनु है, राइट, उस सिचुएशन के अंदर आपका अमोनियम आयन बनाते हुआ, अमोनियम आयन और अमोनिया बनाते हैं, राइट। ये अलग अलग NO, यहां पर NO भी बन सकता था और नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी बनता है, राइट। वो डिपेंड करेगा, चीजें इतनी आसान नहीं है, चीजें कॉम्प्लेक्स है, राइट, जटिल है चीजें, राइट। अपन वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि HNO3 जो एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, उसके ये NO2 भी बना सकता है, राइट, यह NO भी बना सकता है, यह N2O भी बना सकता है, राइट, यह नाइट्रोजन भी दे सकता है, यह अमोनिया भी दे सकता है, राइट। ये इसके अलग अलग मैंने आपके सामने लिखे प्रोडक्ट्स। अब हर जगह पर इसका जो N गुणक है, इसका जो N फैक्टर है, वो अलग अलग है। HNO3 में नाइट्रोजन +5 अवस्था में है और यहां पर +4 स्टेट में है, तो +5 से +4 स्टेट में आना मतलब यहां पर जो N फैक्टर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर अगर आप देखेंगे तो N फैक्टर आपको मिल जाएगा 3, क्योंकि ये नाइट्रोजन +2 अवस्था में है, ये वाला जो नाइट्रोजन है दिस इज इन द +2 स्टेट, तो +5 से +2 स्टेट के अंदर आना मतलब N फैक्टर इट इज इक्वल टू 3, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रस ऑक्साइड में जो नाइट्रोजन है वो +1 स्टेट में है, तो +5 से +1 स्टेट में आना मतलब N फैक्टर इट इज इक्वल टू 4। यहां पर नाइट्रोजन 0 स्टेट में है मतलब N फैक्टर इट इज इक्वल टू 5, और यहां पर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन -3 स्टेट में है, +5 से -3 स्टेट में आना मतलब N फैक्टर इट इज इक्वल टू 8, राइट। चेक करिएगा। अपचायक को लेकर मैं बात कर रहा हूं। अब अपचायक के N गुणक कैसे निकालेंगे, पहले तो उसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा पहले नोट कर लेना जल्दी से। किसी अपचायक का N फैक्टर, किसी अपचायक का N गुणक इस बात पर निर्भर करता है, किसी अपचायक का N गुणक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रतिमोल द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। अपचायक का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो उसके प्रतिमोल द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। राइट, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल अभी ताजा ताजा है आपके माइंड में, राइट, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको।
H2O2 आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो H2O2 है वह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है, राइट। अब अपचायक की तरह जब काम करेगा H2O2, जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिस समय ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ये एक ही बना सकता है, वो है ऑक्सीजन गैस, राइट। जिस समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपचायक की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो उस कंडीशन में, उस अवस्था के अंदर सिर्फ ये ऑक्सीजन गैस बनाएगा। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो ऑक्सीजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब अपचायक की तरह काम करता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है, ये ऑक्सीजन गैस बनी है, राइट। इसको अगर और इसको ओपन अप करना चाहते हो, तो अगर और ओपन अप करना देखना चाहते हो, तो ये O2 और O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, यहां पर ये बना O2 प्लस 2E नेगेटिव, राइट। जब ऑक्सीकारक की तरह काम करता है तो जो परऑक्साइड आयन है वह परऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है, परऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जब परऑक्साइड अपचायक की तरह काम करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित होता है, राइट। अब क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 का एक मोल, H2O2 का एक मोल 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसका मतलब इसका जो n गुणक हो जाएगा, जो इसका n फैक्टर का मान आएगा, दैट n फैक्टर इट इज इक्वल टू 2, राइट। एक मोल 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, इट मींस n फैक्टर इट इज इक्वल टू 2, राइट। उसी तरीके से आयोडाइड आयन एक अच्छा अपचायक की कैटेगरी में आता है। आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन जब आयोडीन में परिवर्तित होता है, सारे बच्चे ध्यान में रखना, जब आयोडाइड आयन आयोडीन में परिवर्तित होगा तब इसका जो n गुणक होगा दैट इज इक्वल टू 1, राइट। जब आयोडाइड आयन आयोडेट आयन में परिवर्तित होगा, IO3 नेगेटिव, यहां पर +5 अवस्था में है, तो -1 से +5 अवस्था में जाना, इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, राइट। आप बोलेंगे n फैक्टर इट इज इक्वल टू 6, -1 से +5 अवस्था में जाना मतलब n फैक्टर इट इज इक्वल टू 6, राइट। उसी तरीके से S2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट आयन S2O3 2 नेगेटिव S4O6 2 नेगेटिव में परिवर्तित हो रहा है, जिसको आप कहते हैं टेट्राथायोनेट आयन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जब S2O3 2 नेगेटिव S4O6 2 नेगेटिव में परिवर्तित होगा, राइट, तो n गुणक का मान कितना होगा? S2O3 2 नेगेटिव S4O6 2 नेगेटिव में परिवर्तित हो रहा है, राइट। n गुणक का मान कोई बच्चा बताए। कैसे बनाएगा? अंदर की बात है, राइट। अब देखिएगा कैसे हम करेंगे। S2O3 2 नेगेटिव S4O6 2 नेगेटिव में परिवर्तित होता है, राइट, परिवर्तित हो रहा है। अब कैसे सोचेंगे? उसमें हम पहले S2O3 2 नेगेटिव का आप स्ट्रक्चर बना लें। S डबल बॉन्ड S डबल O and it is O negative and it is O negative, right। ये है हमारा S2O3 2 नेगेटिव, राइट। और ये जो S2O3 2 नेगेटिव है ये परिवर्तित हो रहा है S डबल बॉन्ड O, here it is S सिंगल बॉन्ड S, here it is S
double bond O, and here it is O negative. Here it is double bond O, and here it is O negative. Right? S4 O6 2 negative. राइट अब इसको आप चेक करिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दो सल्फर आपको नजर आ रहे हैं, राइट, इन दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर ये सल्फर 0 अवस्था में है, यह सल्फर 0 अवस्था में है, और ये सल्फर +4 अवस्था के अंदर है। राइट, चेक कर लीजिएगा 0 + 4। राइट, अगर हम इस सल्फर की बात करें तो इस सल्फर की अगर आप बात करोगे तो यहां ये सल्फर +5, ये 0 अवस्था में है, ये 0 अवस्था, और ये +5 अवस्था। राइट, अब यहां पर दो सल्फर हैं। अच्छा, ऑक्सीजन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, यहां भी ऑक्सीजन ये -2, ये भी -2, ये -2, ये -2, इट इज -2, वो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जितने भी ऑक्सीजन है, राइट, उन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। राइट, किंतु जो सल्फर है H2O3 2 नेगेटिव का, मैंने आपसे N गुणा का पूछा था कि जो H2O3 है उसका N फैक्टर का मान कितना होगा, ये आपको यहां पर फिलअप करना है। अब यहां दो सल्फर है, राइट, एक सल्फर 0 अवस्था में है, दूसरा +4 स्टेट में है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक सल्फर तो 0 स्टेट में ही है, बट जो दूसरा वाला सल्फर है वह +4 से +5 अवस्था में चला गया। राइट, जब सल्फर +4 से +5 अवस्था में जाएगा, राइट, तो वह एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब Na2H2O3, ये Na2H2O3 राइट का आयन है। तो अगर हम H2O3 2 नेगेटिव की बात करें तो H2O3 2 नेगेटिव में दो सल्फर थे, वह दोनों सल्फर में से दो सल्फर, एक 0 और एक सल्फर 0, यहां पर भी 0 स्टेट में है, बट जो दूसरा वाला सल्फर जो +4 अवस्था में था वो +5 स्टेट में चला गया। इसका मतलब इसके जो दो सल्फर हैं वो दो सल्फर मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। राइट, इसका मतलब H2O3 2 नेगेटिव का जो N फैक्टर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। राइट, अगला केस में ले रहा हूं, अगला केस हम ले रहे हैं, देखिएगा, ये डायग्राम जरूर से बना लेना। और इस बार 2011 IIT JEE के अंदर इस पर भी क्वेश्चन आया है, आप जाकर चेक करिएगा, आप जाकर जरूर से चेक करेंगे। राइट, तो कम से कम बच्चों संरचना, खेल संरचना का है बच्चों, संरचना आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखिए। राइट, अगला केस हम ले रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास है राइट, ये आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है। अब इस अभिक्रिया के अंदर FeS2 का N गुणक का मान आपको बताना है। राइट, कोई भी बच्चा मुझे बताए FeS2 का जो N गुणक का मान होगा वो क्या होगा। इट इज नहीं बेटा, गलत है, 1 तो राइट, और कोई जवाब। राइट, अब मैं बता रहा हूं, देखिएगा, इसमें जो यहां पर Fe है वो Fe यहां पर +2 अवस्था में है। राइट, और Fe जब +2 अवस्था से, Fe जब +2 अवस्था से +3 अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह एक इलेक्ट्रॉन को देता है। यहां तक तो समझ में आ गया आपको। राइट, फिर जो सल्फर है भाई, जब Fe के ऊपर +2 है आवेश, जब Fe के ऊपर +2 आवेश है
राइट। तो जो S2 है, S2 उसके ऊपर 2 नेगेटिव आवेश होगा, राइट। S2 के ऊपर 2 नेगेटिव आवेश होगा और S2 के ऊपर 2 नेगेटिव आवेश है, इसका मतलब 2 सल्फर है यहां पर, ये 2 सल्फर है, हर सल्फर पर एक -1 आवेश है, राइट। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो सल्फर है वो +4 अवस्था के अंदर है, राइट। और जब सल्फर -1 अवस्था से +4 अवस्था में, -1 से +4 अवस्था में परिवर्तित होता है, राइट, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को देता है, राइट। FeS2 के 1 मोल में जब भी आप n गुणक ज्ञात करते हैं, तो जब भी आप n गुणक ज्ञात करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर यौगिक का, उस पर्टिकुलर अभिकारक का, उस पर्टिकुलर अपचायक का आपको 1 मोल लेना पड़ेगा, बराबर है। तो जो FeS2 का 1 मोल में 2 सल्फर हैं, राइट, मतलब ये 2 से गुणा कर दिया आपने तो यहां 2 हो जाएगा और यहां पर भी × 2 हो जाएगा, राइट। अब अगर आप काउंट करोगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए गए, राइट, तो आप बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां मिल गया, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि FeS2 का जो 1 मोल है वो 11 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, राइट। इसका मतलब उसका जो n गुणक का मान आएगा दैट इज इक्वल टू 11, n फैक्टर इट इज इक्वल टू 11, राइट। अगला केस लीजिएगा, अगला केस अपन ले रहे हैं, देखिएगा। हाँ, कोई एक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया के अंदर जो Fe3O4 है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ H2O में परिवर्तित हो रहा है, राइट। मेरा सवाल आपसे यह है कि Fe3O4 का जो n गुणक का मान है वो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर बहुत बढ़िया जवाब है कि जो हमारा Fe3O4 है वो Fe3O4 एक्चुअली ये संयुक्त ऑक्साइड है। संयुक्त ऑक्साइड से मतलब ये हुआ कि ये Fe3O4 एक्चुअली FeO.Fe2O3 से मिलकर बनता है, राइट। अब मान लो इसने अभिक्रिया करी, कोई भी ऑक्सीकारक है, उस ऑक्सीकारक के साथ इसने अभिक्रिया करी, Fe3O4 होता है FeO.Fe2O3, राइट। अब जब किसी ऑक्सीकारक के साथ इसने अभिक्रिया करी, राइट, तो यहां जो Fe है वो +2 अवस्था में है और ये जो Fe है वो +3 अवस्था में है, मतलब Fe3O4 में सिर्फ एक लोहे का आयन ऐसा है जो +2 अवस्था में, Fe3O4 में सिर्फ एक Fe +2 अवस्था के अंदर है, राइट। और उत्पाद में Fe3+ बन रहे हैं, तो ये तो Fe3+ है, तो Fe3+ में जाना, राइट, उसमें तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, राइट। जो Fe+2 है वो Fe+2+3 अवस्था के अंदर परिवर्तित हो रहा है, मतलब इसका जो 1 मोल है वह 1 मोल पूर्ण रूप से 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। इसका जो 1 मोल है वह 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसका मतलब इसका जो n फैक्टर हो जाएगा दैट n फैक्टर इट इज इक्वल टू 1, राइट। एक और केस अपन ले रहे हैं, देखिएगा। बहुत ही आसान केस ले रहा हूं, राइट। अब ये सबसे बनना चाहिए। मान लो कि कोई हमारे पास एक राइट, ये आपके सामने एक अभिक्रिया है। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर जो फेरस ऑक्जेलेट है, राइट, इस फेरस ऑक्जेलेट का n गुणक का मान क्या होगा, n फैक्टर का मान क्या होगा? हाँ, ग्रहण नहीं किया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो जवाब है
दैट इज n फैक्टर इट इज इक्वल टू 3। ये ग्रहण नहीं कर रहा, बस इतना ध्यान में रखो आप कि यहां पर टोटल लॉस हो रहा है। तो जो फेरस ऑक्जेलेट है, यहां फेरस ऑक्जेलेट है, उस फेरस ऑक्जेलेट में जो लोहा है Fe वह +2 अवस्था से +3 अवस्था के अंदर परिवर्तित हो रहा है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, राइट। और जो ऑक्जेलेट आयन है वह ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, राइट, CO3 2 नेगेटिव कह लो और CO2, बात एक ही है। कार्बोनेट आयन बोलो या कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, बात एक ही है। तो जब C2O4 2 नेगेटिव जब कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा, राइट, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। इट मीन टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फेरस ऑक्जेलेट का जो 1 मोल है वो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। यह अपचायक की तरह काम करेगा, राइट, मतलब n फैक्टर इट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। एक और केस देखिएगा। राइट, ये आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी गई है, राइट। इसमें मुझे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसको आज लेकर अपन चर्चा कर रहे थे, राइट, इसके n गुणक का मान आपको बताना है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए बच्चों। 1 या 61? 1 बोल रहे हो कि 61 बोल रहे हो? चलिए देखिएगा अब क्या आता है इसमें। जो हमारा पोटेशियम आयन है, जो हमारा पोटेशियम आयन है, वो पोटेशियम आयन एज इट इज है, राइट। यहां पर भी पोटेशियम आयन है और यहां पर भी पोटेशियम आयन है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, राइट। अब यहां पर जो Fe है हमारा, सबसे पहले तो ये Fe को लेकर आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो Fe है, ये Fe यहां पर +2 अवस्था के अंदर है। +2 अवस्था से, +2 अवस्था से जब +3 अवस्था में गया, राइट, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया, राइट। साइनाइड की बात करें, साइनाइड में जो साइनाइड होता है यहां पर आयन के फॉर्म में, Cn नेगेटिव फॉर्म में है, राइट। अगर मान लो कि यहां पर साइनाइड नहीं है और जैसे साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन को हमने उसको यौगिक में कन्वर्ट कर दिया, मान लो HCN बना दिया आपने। आपके लिए आसान कर रहा हूं, आसान करने के लिए मैंने उसको यौगिक में परिवर्तित कर दिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहां पर जो कार्बन है वह कार्बन किस अवस्था के अंदर है, तो आप बोलेंगे सर ये कार्बन +2 अवस्था के अंदर है, राइट। और जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन -3 अवस्था में। चेक कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से चेक कर लें। साइनाइड आयन में, साइनाइड आयन की अगर हम बात करें तो साइनाइड आयन के अंदर जो कार्बन होता है वह कार्बन +2 अवस्था के अंदर है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन +2 अवस्था से +4 अवस्था में जा रहा है, राइट। कार्बोनेट आयन बन रहा है। कार्बोनेट आयन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपने बनाई है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 अवस्था में है, राइट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, राइट। टोटल कितने कार्बन है हमारे पास? टोटल यहां पर 12 कार्बन है, राइट, मतलब यहां 6 से गुणा किया, ये भी 6 हो जाएगा और ये 6 2 12, यहां पर ये 12 हो जाएगा, राइट। जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन -3 अवस्था में है और नाइट्रोजन +5 अवस्था के अंदर जा रहा है,
इट मीन्स लॉस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। राइट, टोटल 6 नाइट्रोजन है, 6 और यहां पर 6 से गुणा करोगे तो ये 48 हो जाएगा, 8 6 48। अब इसका जो टोटल 1 मोल है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है? राइट, ये आ जाएगा 61 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। जिस बच्चे ने 61 कहा था, राइट, वो बिल्कुल सही है। वो कैसे आया 61? राइट, अब आप इसको ध्यान में रखिएगा। राइट, ये एक्सट्रीम केस है बच्चों, ये एक्सट्रीम केस है। राइट, इतना नॉर्मली इतना ज्यादा एन फैक्टर होता नहीं है। राइट, बट यहां पर अगर हम एन गुणक को लेकर बात करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 61। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।